हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में आज लेसन नंबर 1 को देखने वाले हैं। लेसन नंबर 1 का क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में भी क्या पढ़ने वाले हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर आपका 1 क्या है? इतिहास का परिचय थोड़ा देखेंगे। और पॉइंट नंबर 2 है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। और पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्या है? इतिहास का परिचय। इससे पहले सबसे पहले हम लेसन का नाम लिख लेते हैं। आपका लेसन का प्यारा सा क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आपका लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का क्या है? नेम है। तो सिंपल है। अब यहाँ अब आते हैं हम सबसे पहले इसका इतिहास का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास। अभी हम बात करें तो इतिहास, हम बात करें इतिहास को पहले हम 2 खंड में क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। इति जोड़ हास, इति जोड़ हास। ठीक है, अभी हम बात करें इति का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल अभी अर्थ पूछ ले तो ऐसा, अवश्य ही, अवश्य ही। हास का अर्थ आपसे पूछ ले, घटना, हुआ होगा, हुआ होगा। अभी थोड़ी सी इतिहास की परिभाषा आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? बीती हुई, बीती हुई घटनाओं, बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अभी आपसे पूछ ले सब इतिहास। इतिहास को मैंने 2 खंड में तोड़ा। इति जोड़ हास। इति मतलब ऐसा ही, अवश्य ही। हास मतलब घटना, हुआ होगा। यानी बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर ले फादर ऑफ हिस्ट्री। सिंपल है सर, फादर ऑफ हिस्ट्री हम बोल सकते हैं हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो कौन होगा? हेरोडोटस। हम पूछ रहे कि हेरोडोटस किस देश का इतिहासकार था? सिंपल है सर, यूनान देश का इतिहासकार था। किस देश का इतिहासकार था? तो आपका हो जाएगा यूनान देश का इतिहासकार था। अब ये पूछ सकते हैं हेरोडोटस द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम था? हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? सिंपल है, हेरोडोटस है से क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किन 2 देशों का वर्णन है? किन 2 देशों का वर्णन है? तो अपना प्यारा सा देश बोले तो भारत और फारस। सर ये फारस कौन सा देश है? पल्ले नहीं पड़ रहा है। फारस बोले तो ईरान देश होता है। कौन सा देश होता है? ईरान। तो इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ हिस्ट्री, चिल्ला के बोलना है हेरोडोटस। हेरोडोटस किस देश का इतिहासकार था? सर पता है, यूनान देश का इतिहासकार था। हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम था? हेरोडोटस हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका पुस्तक में किन 2 देशों का वर्णन था? सिंपल है सर, अपना प्यारा सा बोले तो कंट्री इंडिया और फारस बोले तो ईरान देश का वर्णन था। मेरे ख्याल से इतिहास का परिचय इतना काफी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम सेकेंड पॉइंट्स पे चलते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए इसे मिटा देते हैं। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले किस महादेश में राष्ट्रवाद हुआ होगा? सिंपल है सर, यूरोप में तो बोल देते हैं यूरोप क्या है? सबको पता है सर, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। ठीक है, यूरोप क्या एक महादेश है। अभी हम आपसे पूछ ले महादेशों की कुल संख्या कितनी है? बच्चे को पता है सर, महादेशों की कुल संख्या बोले तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अभी हम क्रम वाइज पूछ लो। सिंपल है सर, बता देते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? एशिया महादेश। दूसरा बोले अफ्रीका महादेश। तीसरा बोल रहे उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश। चौथा बोल रहे दक्षिणी अमेरिका महादेश। 5वां बोल रहे अंटार्कटिका महादेश।
अंटार्कटिका महादेश। छठा बोल रहे हैं सर यूरोप महादेश। सातवां बोल रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कड़मबाई है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेटली याद कर लिया। मैं आपसे पूछ लूं अपना प्यारा सा कंट्री बोले तो इंडिया। इंडिया किस महादेश का हिस्सा? सबको पता है सर, एशिया महादेश का। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा महादेश बच्चा को पता है एशिया महादेश। सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश बच्चे को पता है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी थी, आपको साइड से मैंने जानकारी दे दिया, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यूरोप एक महादेश से हम बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, ज्यादा हम यूरोप में विभिन्न, इसके अंतर्गत बहुत सारे देश आएंगे, विभिन्न देश आएंगे, तो इसके अंतर्गत जो देश इंपॉर्टेंट देश आएंगे हम उसी को पढ़ने वाले हैं। फालतू देशों को क्या करना है, SID बोले तो साइड करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति बोले तो फ्रांस। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया बोले तो वियना सम्मेलन जिसके बारे में होता है, तो ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है इटली का एकीकरण, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जर्मनी, आपका जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। यानी फिर पढ़ेंगे यूनान पढ़ेंगे। यूनान के बाद आप बोले तो हंगरी पढ़ेंगे। हंगरी के बाद यदि हम बोले तो पोलैंड पढ़ेंगे। पोलैंड के बाद करें तो बोहेमिया। उसके बाद बोहेमिया पढ़ेंगे। उसके बाद इत्यादि देश आते हैं। इतने देश के बारे में पढ़ना है। यूरोप एक महादेश है, इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा देश आएगा, तो सिंपल हम लोग का सबसे पहले फ्रांस देश आता है। द्वितीय नंबर पे आप बोल सकते ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग, और तीसरे पे बोल सकते हैं इटली, और चौथे पे बोल सकते हैं जर्मनी, और पांचवें पे आप बोल सकते हैं यूनान। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलैंड। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हंगरी, और उसके बाद यदि बात किया जाए तो अंतिम में पढ़ने वाले हैं बोहेमिया। ठीक है, इसके अंतर्गत बुक के अकॉर्डिंग इतने ही देश को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए आज हम सबसे पहले फ्रांस की क्रांति को भी देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपका पॉइंट नंबर 2 क्या था? सिंपल है सर, राष्ट्रवाद था। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को ही देखते हैं। उससे भी पहले हम बोल सकते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था किस कारण से हुआ, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप अच्छा सा प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, यूरोप। सबसे पहले किस महादेश में राष्ट्रवाद हुआ था, आराम से बोलेंगे सर, प्यारा सा बोले तो नहीं, यूरोप महादेश में हुआ था। अब बोल सकते हैं कि यूरोप महादेश में, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से माना जाता है। आपसे पूछ सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण काल से माना जाती है। पुनर्जागरण काल क्या है सर, हमको पल्ले नहीं पड़ा, तो सिंपल बोल सकते हैं कि पुनर्जागरण का काल कहां से कहां तक माना जाता है। पुनर्जागरण का काल आप बोल सकते हैं सर 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के काल को हम पुनर्जागरण काल कहेंगे। आपसे पूछ सकता है कि सर पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ से माना जाता है? पुनर्जागरण काल से माना जाता है। पुनर्जागरण काल का कहाँ से शुरू हुआ था? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। और पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ था? आपसे चिल्ला के पूछा जाएगा तब बोलेंगे सर इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में हुआ था। सिंपल, हमको याद हो गया। ठीक है, इतना यदि आपके लिए काफी रहेगा। तो सर अब हम जानते हैं आपके सेकंड पॉइंट था राष्ट्रवाद किसको कहते हैं सर, आपने तो बताया ही नहीं, तब से तो आप दूसरे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका राष्ट्रवाद, तो अब राष्ट्रवाद का परिभाषा लिखिए, अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं।
यानी अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को बोले तो राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि राष्ट्रवाद की डिफिनेशन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो डेफिनेटली आप क्या करिएगा, बना के ही आइएगा ना। तो अब आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव भी यहाँ से चांसेस है कि आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट पॉइंट हमने बोल रखा है फ्रांसीसी क्रांति। तो ठीक है, मैं उसको फिगर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करने का, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप लोगों का लास्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो समझने का कोशिश करते हैं। मैं एक लुल्लू लाल सा बना देता हूँ, पहले तो पॉइंट्स का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति, सबसे पहले ये बोलना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो ये 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये शताब्दी की बात करें तो कौन सी शताब्दी था, सिंपल आपको बताना है, ठीक है। सर पता नहीं चल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना। देखो 1700 में यदि आप एक वर्ष भी ऐड हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये कौन सी शताब्दी में आ जाएगा, इंटर मार लेंगे, यानी 1700 तक है। यदि आप इसको 100 से भाग दे दो, शताब्दी बोले तो 100 वर्ष को एक शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम 100 से भाग दें तो 17 है, तो 17 शताब्दी हो गया। इसमें यदि एक वर्ष भी ऐड हो जाता है तो आपका 18वीं शताब्दी में एंटर मार चुका है। तो देखो 89 वर्ष ऐड हो गया, तो हम बोल सकते हैं 18वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी हो जाएगा आपका, 18वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति सर सिंपल है, 1789 में हुआ था। ये कौन सी शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। इतना बात हमको पता चल गया। इसको समझने के लिए मैं एक लल्लू लाल बनाता हूँ। आप लोग लल्लू लाल बोले तो मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ, लल्लू लाल को बना देता हूँ, ठीक है। और एक राजा है जिसका नाम क्या है, लुई 16वां। अब जैसे समझ सकते हैं इसको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जैसे समझना है समझिए। इसको एक अच्छा सा टोपी बना देता हूँ भैंस के आँख का, इसके कान दे देता हूँ। और ये एक निरंकुश शासक था, इसलिए मैं इसको जैसे तैसे बनाता हूँ। ये लपड़वा शासक था, ठीक है। ये कोई और नहीं, अब मजे लीजिए इसको, ठीक है। ये आपका कौन था, लुई 16वां, मंदबुद्धि शासक बोले तो लुई 16वां। आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट फ्रांसीसी क्रांति से आते हैं तो मैं उसे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का आपसे पूछ ले राजा कौन था, सर सिंपल है, लुई 16वां। लुई 16वां के समय किस वंश का शासन था, किस वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश। कौन सा वंश का शासन था, तो बुर्बो वंश का था, बुर्बो वंश का शासन था। इस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी उस समय, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक सर क्या होता है, नहीं समझ में आता है मेरे को। यानी बोल सकते हैं कि राजा का बेटा राजा ही शासन करेगा, इसी को क्या बोलता है, राजतंत्रात्मक, ठीक है। यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था सर, लुई 16वां था। और फ्रांसीसी क्रांति के समय किस वंश का शासन था, बुर्बो वंश का था। उस समय शासन व्यवस्था क्या थी, राजतंत्र। राजा का बेटा बोले तो राज्य शासन करेगा, ठीक है। और ये जो लुई 16वां था बोले तो मंदबुद्धि शासक लुई 16वां। ये कैसा शासक था, ये कैसा शासक था, ये था निरंकुश फिजूल खर्ची। साथ में और क्या था, अयोग्य शासक, ये अयोग्य शासक। ये सब समझ में, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाए उसे क्या बोलेंगे, निरंकुश। फिजूल खर्ची बोल सकते हैं कि जो फालतू का पैसा सा खर्च करते रहता है, मंदबुद्धि शासक था। अयोग्य जिसके पास योग्यता ही नहीं था, राजा बनने का योग्यता ही नहीं, बैठ गया गद्दी पे। और ये मंदबुद्धि गद्दी पे कब बैठता है, तो ये भी लिख देता हूँ। लुई 16वां गद्दी पे कब बैठता है, ये गद्दी पे कब बैठता है, भैंस के यहाँ। ये 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठ के मजे कर रहा है। कौन, लुई 16वां। बताओगे, बताइए तो कितना खराब राजा था ये लुई 16वां था, ठीक है। और इसी के समय में बोल सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को
फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया। मैं लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको दिख जाना चाहिए। पहला भाग था, समाज को बांटा था पादरी, और दूसरा था कुलीन, और तीसरा कौन था आपका? बात करें यदि हम तीसरा की, तो तीसरा आपका था जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग। यदि हम बात करें तो ये पादरी जो था ये प्रथम स्टेट का था। कैसा था? प्रथम स्टेट। कुलीन सेकेंड स्टेट का था, और जनसाधारण कौन था? थर्ड स्टेट का था। ठीक है, जनसाधारण कौन था? थर्ड स्टेट का था। ठीक है, तो जो पादरी वर्ग था और इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो पहली बात तो जो इसमें इन दोनों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। क्या बोले तो? नो टैक्स। लेकिन जनसाधारण वर्ग पर क्या लगता था? टैक्स। और यहाँ पर 90% क्या होते थे? जनता होते थे, और बाकी 10% में पादरी और कुलीन आते थे आपके। ठीक है, तो 90% में क्या था? जनता था। 90% में क्या होता था? जनता। वहाँ पे जनता का चलता था, जनसाधारण। हो सकता है 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा गया। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा जनसाधारण वर्ग। पहले वर्ग को हम बोल सकते हैं कि प्रथम स्टेट, द्वितीय वर्ग को कुलीन, तृतीय वर्ग को बोल सकते हैं कुलीन, और तृतीय स्टेट को हम बोल सकते हैं जनसाधारण वर्ग। जनसाधारण वर्ग में 90% कौन था? जनता था, बाकी 10% आप समझ सकते हैं। तो पता है अब ये लोग से ये गलत नहीं कर रहा है, इन लोगों से इन दोनों वाले ऊपर वाले वर्ग को नो टैक्स, उसे कर लेना ही नहीं है, और बाकी मंगोदी इससे टैक्स ले रहा है। बताइए तो जनसाधारण वर्ग में कौन से लोग आते हैं? सब व्यापारी आते हैं, किसान आते हैं, गरीब लोग आते हैं। भैंस की यहाँ किससे टैक्स ले रहा है? डेफिनेटली यहाँ की जनता भी ज़्यादा, जनसंख्या में 90% आप समझ सकते हैं। तो यहाँ की जनता क्या करेगी? विद्रोह करेगी। क्या करेगा? विद्रोह करके को नारा लगाएगा, समानता का नारा लगाएगा, समानता का नारा लगाएगा। बोलेगा हमको समान अधिकार चाहिए। समानता के साथ क्या लगाएगा? स्वतंत्रता। क्या लगाएगा? स्वतंत्रता के साथ क्या लगाएगा? बंधुत्व। ये बंधुत्व का भी क्या लगाएगा? नारा लगाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? आपसे पूछा जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का देन है। ठीक है, तो वहाँ की जनता थोड़ा उग्र हो गया और बोला कि समानता, बोले तो समान अधिकार चाहिए सबको। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि 3 लोग खड़े हैं। ठीक है, दो का इज्जत पानी अब ज्यादा कर रहे भाई, एक का तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे हो, यानी 2 से नो टैक्स ले रहे हो और हमसे ले रहे हो, यार ये गलत कर रहे हो ना। तो वहाँ की जनता उग्र हुई, बोलेगा सबको समान अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता, सबको फ्रीडम चाहिए, और तीसरा बंधुत्व, यानी हम लोग भाईचारा, यानी बोले तो भाई की तरह रह सकते हैं। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति का। ये पूछ सकता है आपके बोर्ड में क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे नारा उड़ा दे दिया। तो फ्रांस सब बोल सकते हैं कि इसी समय फ्रांस में एक घटना घटती है। इसी समय फ्रांस में एक क्या घटता है? घटना घटती है। वो घटना घटता है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। 1789 ईस्वी की घटना घटती है। वो घटना था कि क्रांतिकारियों ने बेस्टिल के कारागृह को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया। बताइए तो ये घटना 14 जुलाई 1789 में बास्टिल के कारागार को क्रांतिकारियों ने फाटक को तोड़ के बंदियों को क्या करा दिया? आजाद करा दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को कौन से रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि हम बात करें अपना इंडिया, बोले तो इंडिया में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। उसी तरह फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, बोले तो 14 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फ्रांस में एक घटना घटी थी 14 जुलाई 1789 को। क्रांतिकारियों ने वहां पर बास्टिल के कारागार को तोड़कर बंदियों को क्या करा दिया? आजाद करा दिया। तब से वहाँ 14 जुलाई को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा क्या थी? मुद्रा का क्या? तो वहाँ चलता था लिबड़े, क्या था मुद्रा का नाम? लिबड़े। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा क्या थी? लिबड़े।
आखिरकार ये जब क्रांति हुआ तो ये क्रांति होने के बाद अब बचा खुचा इज्जत तो कुछ रहा नहीं, किसका, लुईस सुलहमा का कोई इज्जत नहीं रहा। यानी ये कैसा राजा बच गया, नाम मात्र का क्या बना, राजा रह गया, शासक रह गया, नाम मात्र का राजा कौन बन गया अब ये क्रांति के बाद। ये लुईस सुलहमा आखिरकार देशद्रोह के अपराध में, कौन सा, देशद्रोह के अपराध में, लुईस सुलहमा को देशद्रोह के अपराध में 1793 ईस्वी को बेचारे को फांसी की सजा दी गई। आखिरकार लुईस सुलहमा का क्या होता है, अंत हो जाता है। तो इस चीज़ों को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यदि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप करके आइएगा, ठीक है। ये फांसी वाला जो केस है ये आपका 2024 में बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, फ्रांसीसी क्रांति को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, सर सिंपल है, 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 बोले तो कौन सी शताब्दी में आती है, सर 18वीं शताब्दी में आती है, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, बोले तो लुईस सुलहमा था। लुईस सुलहमा कैसा राजा था, तो लुईस सुलहमा जो था वो कैसा राजा था, निरंकुश, फिजूलखर्ची और अयोग्य शासक था। यानी उसमें योग्यता ही नहीं था, वो राजा तो बन जाता, फिजूलखर्ची यानी पैसा वैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करता था और आप बोल सकते हैं और निरंकुश जिसपे अंकुश ही न लगाया जा सके, जो मन किया जहाँ किया जो करना है वो कर लेता था। कौन, लुईस सुलहमा कर लेता था, ठीक। ये फ्रांस की गद्दी पे 1774 ईस्वी में बैठता है उसी समय। और वो उस समय कौन सा वंश का शासन था, बुर्बोक वंश का शासन था। उस समय कैसी शासन व्यवस्था था, राजतंत्रात्मक, यानी राजा का बेटा राज्य शासन करेगा, ठीक है। और ये हो गया, ये कैसा शासक था मैंने बता रखा था। 18वीं शताब्दी में समाज को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा था आपका बोले तो जनसाधारण वर्ग में बोले तो व्यापारी लोग, किसान लोग, भाई लोग, गरीब लोग के लोग रहते थे। वहाँ पे 90% जनता यहीं पे जगह रहते थे, आप बाकी 10% आप समझ सकते हैं। और मैं बात करूँ तो पहले के जो 2 वर्ग थे उससे टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन इस तीसरे से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता, बताइए तो। और यहाँ के लोग जो जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और आक्रोश की भावना एक क्रांतिकारी रूप लिया और वहाँ पे क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। और वहीं से निकलता है समानता, क्रांति किया और समानता का कह दिया, नारा दिया, बोला सबको समान अधिकार चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और साथ में क्या चाहिए, बंधुत्व यानी भाईचारा चाहिए सबको। तो फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। किस क्रांति का देन है आपसे पूछ लेगा तो फ्रांसीसी क्रांति का देन है। अभी आपसे पूछ रहा है कि उसी समय फ्रांस में घटना घटती है 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के कारागृह में, यानी क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागार में क्या किया, एक विद्रोह कर दिया। और उसी के समय फ्रांसीकारियों ने जो बंदियों था उसको क्या कर दिया, आज़ाद करा दिया। तब से फ्रांस में 14 जुलाई को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद ये जो लुईस सुलहमा मंदबुद्धि जो शासक था वो नामात्र का शासन बच गया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। उसके बाद इसको देशद्रोह के जुर्म में बेचारे को फांसी की सजा दे दी। कब दे दी सर, 1793 ईस्वी में। यदि मैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आपका बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में। दूसरी आपकी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दूसरी बात किया जाए तो लुईस सुलहमा को फांसी की सजा कब दिया गया, तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। और बाकी यही पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आप लोगों की आज की कक्षाएं कैसी रही। तो और यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने का, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या करने का, सब्सक्राइब करने का। और वीडियो को अब बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।